हेलो एवरीवन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर हमारा चल रहा था। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज का लेक्चर 3 है। तो बाकी पीछे जो लेक्चर्स हमने कर चुके हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, इसमें हमने पीछे लेक्चर में ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि ब्लड किस किस चीज़ से मिलके बना है। प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। प्लाज्मा के अंदर हमने वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन्स और बाकी बची हुई चीज़ें अदर्स के अंदर काउंट करी थी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो हमने प्लाज्मा को कवर कर लिया है, आरबीसी पढ़ लिया है, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेटलेट से। तो प्लाज्मा के अंदर 55% प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। 55% का भी 90 से 92% कौन प्रेजेंट होता है? वाटर। 6 से 8% के आसपास प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब ये कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और बाकी बचा हुआ 1% के आसपास इसमें आयंस वगैरह हो गए, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी? इसमें अमीनो एसिड्स हो गए, अदर्स के अंदर आएंगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है प्लेटलेट से। प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम, जैसे हमने आरबीसी को बोला था इरिथ्रोसाइट, क्या बोला था? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। ऐसे हम प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स का नाम दूसरा थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। अब देखो, हमने आरबीसी की काउंटिंग पढ़ ली थी, डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग पढ़ ली थी, तो ये सारी बाकी चीज़ें तो हो चुकी थी हमारी। अब हम प्लेटलेट्स के अंदर आते हैं। तो जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं सबसे स्मॉलेस्ट हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इनकी काउंटिंग जो है, इनका काउंट 1.5 to 3 लाख, 1.5 to 3 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। अगर इनके शेप और स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो जो प्लेटलेट्स होती हैं, अगर इनके शेप और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेल का फ्रेगमेंट्स होती हैं। मतलब कोई एक प्रॉपर सेल नहीं है। थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट क्या होते हैं? टुकड़े टाइप। फ्रेगमेंट्स रेदर देन ट्रू सेल।
दे आर राउंडेड, कैसी होती हैं शेप इनकी, दे आर राउंडेड, और ओवल डिस्क लाइक बॉडी, डिस्क लाइक बॉडीज। अब ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट्स कैसी होती हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन जिनके पास न्यूक्लियस था उन सेल का नाम क्या था, ल्यूकोसाइट्स। तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। कंटेन few cells organelle, few cell organelle and secretory granules in them। अभी हमने इनकी शेप के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर मैं इनकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ूँ, जैसे हमने आरबीसी का बोला था, एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी का, तो इनकी भी फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो होती होगी। मैंने तुमको पहले ही बताया कि रेड बोन मैरो जो है वो क्या बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये फॉर्मेशन कहाँ से होती है, रेड बोन मैरो से। तो क्या मैं लिख दूँ, स्टार बना के लिखेंगे, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पेशल सेल, spatial cell in the bone marrow। और उन सेल का नाम क्या होता है, कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स, इन सेल का नाम क्या है, मेगा कैरियोसाइट्स है। तो फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है इनका, बोन मैरो से, और एक स्पेशल सेल से हो रहा है जिनको हम क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट। देखो कैसे बनती हैं ये, ये बोन है, क्या है यहाँ पे, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो क्या है, यहाँ पे रेड बोन में एक स्पेशल सेल है यहाँ पे बोन मैरो के अंदर, जिनका नाम क्या है, मेगा कैरियोसाइटिक सेल। क्या नाम है इनका, मेगा कैरियोसाइटिक सेल। न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनके अंदर, क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि न्यूक्लियस तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्लेटलेट्स के अंदर तो न्यूक्लियस आना चाहिए। अब क्या होगा, इन्हीं सेल से फ्रेगमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे ये सेल है, न्यूक्लियस तो यहाँ है, अब इन सेल से फ्रेगमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब फिर इसके बाद ये फ्रेगमेंट्स डिटैच हो जाते हैं यहाँ से। तो न्यूक्लियस तो अभी भी यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। तो जो ये सेल बन के आती है, जो ये वाली जो सेल बन के आई है, इसके अंदर तो न्यूक्लियस एब्सेंस है, इसको बोलते हैं प्लेटलेट। तो कहाँ से फॉर्म हुई है, मेगा कैरियोसाइटिक सेल से, और मेगा कैरियोसाइटिक सेल कहाँ प्रेजेंट थी, रेड बोन मैरो में, ठीक है। इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस। तो कैसी सेल है ये, नॉन न्यूक्लिएटेड। और ये कौन सी सेल है,
प्लेटलेट्स, जिनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। तो क्या मैं ये बोल दूँ, प्लेटलेट्स आर डिस्क शेप विदाउट न्यूक्लियस, not a true cell, not a true cell, but instead are formed by, instead are formed by fragmentation in megakaryocytic cell of bone marrow। क्लियर है इतनी बात? तो सेल फ्रेगमेंट क्या है, सेल का टुकड़ा है ना, तो प्रोसेस कौन सा हो रहा है इसके अंदर, फ्रेगमेंटेशन। अब जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के दौरान क्या है, ये जो सेल हैं ये यहाँ से डिटैच हो जाते हैं और क्या बनती हैं, प्लेटलेट्स बनती हैं। इनकी काउंटिंग मैं बता चुकी हूँ, 1.5 लाख से 3 लाख तक, ठीक है। अब क्या है, प्लेटलेट्स अगर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर प्लेटलेट्स की काउंटिंग घट जाए उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का, डेंगू। हाँ भाई, डेंगू में हमें पता है इसमें प्लेटलेट काउंट क्या होता है, प्लेटलेट काउंटिंग कम हो जाती है, तो सभी को पता है डेंगू के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज। तो कौन सी बीमारी होती है इससे, मतलब डेंगू के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट की काउंटिंग कम हो जाती है। अब स्टार बना के लिखेंगे, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट प्रोड्यूस पर्पल पैचेस, पर्पल पैचेस ऑन स्किन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परप्यूरा। क्या बोलते हैं, परप्यूरा। या फिर इसमें क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो रही है, तो क्या मैं इसके अंदर ये बोल सकती हूँ इसको, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा बोल सकती हूँ ये, मतलब कि प्लेटलेट की काउंटिंग कम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा या फिर परप्यूरा, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा के अंदर या फिर परप्यूरा के अंदर पर्पल पैचेस स्किन पर आ जाते हैं, पर्पल पैचेस स्किन के ऊपर नीले नीले धब्बे टाइप पैचेस स्ट्रक्चर पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो ब्लड प्लेट जो ब्लड की जो ब्लड प्लेटलेट जो हैं उनके पास थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। इनका लाइफ स्पैन बता देती हूँ पहले, जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है इनका, एवरेज लाइफ स्पैन कितना है इनका, 6 to 8 days और 1 week, 6 to 8 days और 1 week इनका लाइफ स्पैन है। और इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन
ब्लड क्लोटिंग। अब क्या है, जो प्लेटलेट्स जो है इनके पास से बहुत सारे सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं कोएगुलेशन में, ब्लड के कोएगुलेशन में, मतलब कि ब्लड के जमने में जो हेल्प करते हैं वो बहुत सारे सब्सटेंस यहाँ से रिलीज होते हैं। तो इनके पास क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, प्लेटलेट्स platelets can release variety of substance which are involved in blood clotting। किस में हेल्प करते हैं वो, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। अब इनके पास क्या है, क्लोटिंग फैक्टर्स का जो प्लाज्मा वगैरह जो हमने पढ़ा है अभी, क्लोटिंग फैक्टर्स प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, उसकी बात आएगी यहाँ पे। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज, ब्लड प्लेटलेट्स contain thromboplastin। ये क्या है, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स कंटेन थ्रोम्बोप्लास्टिन विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इम्पॉर्टेंट है। ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कौन करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये फैक्टर नंबर 3 है, फैक्टर 3, जो कि इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। देखो क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ब्लड के अंदर। प्लाज्मा पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा, इधर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और अभी हमने जो पढ़ा है वो प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ कवर कर चुके हैं, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन्स और बाकी चीज़ें, ठीक है। प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%, ठीक है। 90 से 92% जो है पानी होता है, किसका, प्लाज्मा के अंदर। 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स और बाकी 1% के आसपास कौन है, बाकी बची हुई चीज़ें। अब इसके अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो मैंने बताया था कि ये जो दो हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। अब ये भी बताया था मैंने पीछे कि जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, लिवर के अंदर, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, वो कहाँ बनता है, स्प्लीन के अंदर बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की।
मैंने तुमको पहले ही बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है कहाँ देखा गया था पहली बार? एनालिडा के अंदर। और वो किसने देखा था? विलियम हार्वे ने। ठीक है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम begins in annelids। एनालिडा एक फाइलम है जिसका एग्जाम्पल क्या है? अर्थवॉर्म। एनालिडा का एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, जिसके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। इसके अंदर किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं बात करूँ एनालिडा की तो उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट लीच। लीच को छोड़ के बाकी सारे एनालिड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइड करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दो तरीके के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, डू नॉट कंटेन ब्लड वेसल। लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें क्या है कि ब्लड जो है वो फ्लो करेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। मतलब कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा है कि जो ब्लड है इसके अंदर, जो भी इनका मतलब अपना फ्लूइड है वो कहाँ है? ऐसे ही ओपन, मतलब कि कोई ट्यूब लग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वो इसके अंदर फ्लो करे, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि एक ट्यूब बनी है और उसके अंदर वो फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। इनके एग्जाम्पल देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल देखो, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, इसके जो मोलस्का होते हैं जनरली कैसे होते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले होते हैं। यहाँ पे एनालिडा हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एनालिडा के अंदर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था ओपन का, वो कौन है? लीच। तो मैं कह सकती हूँ कि ब्लड, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जो हैं इनमें ब्लड फ्लो इन ओपन चैनल्स। ऐसे ही ओपन चैनल्स में ब्लड फ्लो करता है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? लेक्यूने। क्या बोल सकते हैं? LACUNAE, लेक्यूने, या फिर साइनस। ठीक है,
अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें ज़रा एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल हैं एनालिडा, यहाँ पे ज़रूर लिख लेना एक्सेप्ट लीच, क्योंकि इसमें कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कॉर्डेटा, और यहाँ पे मोलस्का में एक एग्जाम्पल आता है मोलस्का का, जिसका नाम है स्क्विड। स्क्विड मोलस्का में वैसे तो कैसा है इसके अंदर भाई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन मोलस्का के स्क्विड जो एग्जाम्पल है उसमें कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, एक ब्लड वेसल्स में, मतलब कि ओपन चैनल्स में नहीं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो एक ब्लड वेसल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ब्लड वेसल्स को देखते हैं जरा, मेन ब्लड वेसल्स कौन कौन होती हैं। मेन ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है उनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। आर्टरी कौन कौन सी होती है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। सभी जानते हैं इनके बारे में, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। मेन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन देखो, मोलस्का, स्क्विड contain which type of circulatory system? तो आंसर क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सारे मोलस्का में कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्क्विड में कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, देखो ये मेरे पास हार्ट है, हार्ट से जाने वाली वेसल का नाम, हार्ट से जाने वाली वेसल का नाम ऑर्टा, जो क्या करती है, वो सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, अब ऑर्टा से छोटी जो होती हैं वेसल्स, उनका नाम क्या है, आर्टरी। क्या नाम है इनका, आर्टरी। अब जब आर्टरी जा रही है, वो किसी ऑर्गन के अंदर जा रही होंगी आर्टरीज, ये सपोज करो एक ऑर्गन है मेरे पास, क्या ये ऑर्गन, है ना। इसमें क्या देखो, ऐसे एंट्री कर रहे हैं, तो इनका नाम क्या रख रही हूँ मैं, आर्टीरियोल। आर्टरी से भी छोटी कौन है, आर्टीरियोल। और आर्टीरियोल से भी छोटी कौन होती है, मेटा आर्टीरियोल। अब मेटा आर्टीरियोल के बाद
देखो यहाँ पे इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते कैपिलरी। कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी कैसी होती है? पोरस, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, और क्या कह सकते हैं इसको हम? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। अब जब आर्टरी, आर्टा से छोटी आर्टरी, आर्टरी से छोटी आर्टीरियोल, उससे भी छोटी मेटा आर्टीरियोल, फिर उसके बाद कैपिलरी। अब जब कैपिलरी तक की बात आ चुकी है, आर्टा से लेके कैपिलरी तक आ चुके हैं, तो अब ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी अब वेन्स की तरफ, ठीक है। देखो यहाँ से कैपिलरी से इसको क्या बोलेंगे? जो कैपिलरी से आगे जाएगी उसको बोलते हैं वेन्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ वेन्यूल्स से जो आगे की तरफ जाके मिलते हैं उनको बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं? वेन। देखो अब जो वेन है वो आगे जाके बड़ी वेन बनाएगी, जिसको क्या बोलते हैं? वेना केवा। नाम तो सुना ही होगा सभी ने। क्या बोलते हैं? वेना केवा। और वेना केवा कहाँ जाती है? हार्ट में। और कैसा ब्लड लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड वाला। तो वेन्स, वेन के बाद वेना केवा। तो यहाँ जो वेन है, वेन में ब्लड एकदम से नहीं जाता कि वेन यहाँ से मतलब इन्होंने अपना ब्लड भेजा, यहाँ से इन्होंने ब्लड भेजना शुरू करा और वो एकदम ऊपर चला गया, ऐसे नहीं है। ब्लड वेन में एकदम से नहीं जाता, लेकिन कैसे जाता है? जर्क से जाता है। तो जर्क से जाने के लिए यहाँ पे ऐसा क्या है कि वो जर्क से जाता है? यहाँ पे प्रेजेंट है वॉल्व। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? वॉल्व, जिनका नाम है वॉच पॉकेट वॉल्व। इनका नाम क्या है? वॉच पॉकेट वॉल्व। तो जो वेन्स हैं उनके अंदर एकदम से ब्लड नहीं जाता है, जर्क के थ्रू जाता है। और किसके थ्रू जाता है? वॉच पॉकेट वॉल्व के थ्रू। तो हार्ट से निकली हुई जो है ऑर्टा, ऑर्टा सबसे बड़ी है। तो क्या मैं इसको एक ऑर्डर में लगा सकती हूँ? मैं इसको एक ऐसे ऑर्डर में लगा सकती हूँ, देखो ऑर्टा सबसे बड़ी, फिर आर्टरी, फिर आर्टीरियोल, फिर मेटा आर्टीरियोल। ये किसकी है? आर्टरीज का, आर्टरीज का रेंज है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि जो ब्लड वेसल्स मेरे पास गिवन है, आर्टीरियोल, मेटा आर्टीरियोल, वेन्यूल्स, कैपिलरी वेन, तो क्या तुम इनको सबको अरेंज कर सकते हो एक ऑर्डर में? ठीक है, कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। क्योंकि पता है हमको आर्टा सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी आर्टरी, फिर आर्टीरियोल, मेटा आर्टीरियोल, फिर कैपिलरी। देखो कैपिलरी जो है पोरस होती है, यहाँ पे क्या होता है? O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है, टिश्यूज़ के साथ। यहाँ पे क्या है? O2 बॉडी टिश्यूज़ के पास जाती है और CO2 वापस जाती है, ठीक है। अब देखो जो ब्लड वेसल्स की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल, क्या बोलते हैं इसको? एंजियोलॉजी। कुछ लोगों को नाम सुना होगा तुमने, एंजियोग्राफी कराते हैं, ऐसे ही एंजियोलॉजी। तो ये क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड वेसल। लार्जेस्ट वेन, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ऐसे अगर मैं पूछूं लार्जेस्ट आर्टरी,
तो डोर्सल आर्टा, ठीक है। अब जो आर्टरी और वेन हमने पढ़ी हैं ब्लड वेसल्स, उनके बीच का डिफरेंस देख लेते, ठीक है। आर्टरी और वेन, आर्टरी, वेन, देखो पहली बात, पहला डिफरेंस तो इनके बीच में ये है कि आर्टरी क्या करती है, हमेशा ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है, ठीक है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम हार्ट, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, ए से आर्टरी है और ए से अवे, मतलब कि दूर लेके जाएगी हार्ट से, ठीक। लेकिन जो वेन होती है वो क्या करती है, कैरी ब्लड टू दी हार्ट, मतलब हार्ट के पास तक लेके आती है, ठीक है। जो आर्टरी है वो भी 3 लेयर्ड होती है और वेन भी 3 लेयर्ड होती है, दोनों के पास 3 लेयर प्रेजेंट होती है, देखो। हम्म, देखो आर्टरी की जो लेयर है, कितनी लेयर है, 3 लेयर है ना, 3 लेयर, 3 लेयर्स, ठीक है। तो आउटर लेयर है एक, तो दूसरी कौन सी है, मिडल, और तीसरी कौन सी है, इनर, ठीक है। तो जो आउटर लेयर है उसको देखो क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडिल वाली को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। इनर वाली लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। तो आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया मिडल वाली, और ट्यूनिका इंटरना अंदर वाली, ठीक है। देखो ऐसे ही सेम इसके अंदर भी है, किसके पास, वेन के पास, ठीक है। बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, अंदर वाली ट्यूनिका मीडिया, सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना। तो यहाँ पे तुमको एक चीज़ तो पता लग रही होगी देख के कि कोई लेयर मोटी बनी है, कोई लेयर पतली बनी है, ठीक है। तो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर लेयर है। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है मेड अप ऑफ कोलेजन, किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ कोलेजन, ये कोलेजन से बनी होती है, ठीक है। और ये लेस डेवलप होती है, लेस डेवलप। लेकिन जो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो वेन की होती है बाहर वाली, वो ज़्यादा डेवलप होती है, मोर डेवलप होती है, ठीक है, मोर डेवलप। ट्यूनिका मीडिया की बात करते हैं,
ट्यूनिका मीडिया। इसके पास क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ट्यूनिका मीडिया के पास कंटेन इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स। और ये भी ज़्यादा डेवलप होती है, मोर डेवलप, जैसे वेन में थी मोर डेवलप। लेकिन जो ट्यूनिका एक्सटर्ना थी वो लेस डेवलप थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोर डेवलप, यहाँ पे मोर डेवलप है, लेकिन वहाँ पे लेस डेवलप, ठीक है। वेन की ट्यूनिका मीडिया की बात करते हैं, ट्यूनिका मीडिया। तो ये यहाँ पे कैसी है, लेस डेवलप। डिफरेंस समझते रहे ना। अगर मैं ट्यूनिका एक्सटर्ना आर्टरी की बात करती हूँ तो वो कोलेजन से बनी होती है, कोलेजन से बनी होती है और लेस डेवलप होती है। ट्यूनिका मीडिया की बात करती हूँ तो वो इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है और ज़्यादा डेवलप होती है। लेकिन अगर मैं ट्यूनिका एक्सटर्ना वेन की बात करती हूँ तो वो मोर डेवलप होती है कंपेयर टू ट्यूनिका मीडिया के, ठीक है। इसलिए ट्यूनिका मीडिया कैसी है, यहाँ पे पतली बनी है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो थोड़ी सी मोटी बनी है, ठीक है। अब जो ट्यूनिका इंटरना है, सबसे इनर वाली ट्यूनिका इंटरना, ठीक है, ये ज़्यादा डेवलप होती है, मोर डेवलप। किसमें, आर्टरी में। और ट्यूनिका इंटरना ट्यूनिका इंटरना जो है यहाँ पे लेस डेवलप होती है। किसके अंदर, लेस डेवलप, वेन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, आर्टरी ऑलवेज कैरी अवे, है ना, ब्लड को क्या करती है, कैरी अवे, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। लेकिन जो वेन होती है वो क्या करती है, कैरी ब्लड टू दी हार्ट। दोनों में 3 लेयर प्रेजेंट होती है, जो ब्लड वेसल जो है इनके अंदर दोनों में लेयर कैसी प्रेजेंट है, 3 लेयर। आउटर लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल वाली को क्या बोलते हैं, मीडिया, और इनर वाली को इंटरना। तो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है वो कोलेजन से बनी होती है आर्टरी के अंदर और लेस डेवलप होती है। और जो ट्यूनिका मीडिया है वो इलास्टिक फाइबर से बनी होती है और ज़्यादा डेवलप होती है, इसलिए वो थिक लेयर है। ट्यूनिका इंटरना भी ऐसे ही है, यहाँ पे ज़्यादा डेवलप होती है। लेकिन अगर हम वेन की बात करें तो वहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना ज़्यादा डेवलप होती है कंपेयर टू ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना के। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आर्टरी की, तो आर्टरी में जो ल्यूमन है उसमें कैसा है, नैरो ल्यूमन, मतलब स्पेस कम होता है, नैरो ल्यूमन होता है, ठीक है। जैसे अंदर का स्पेस इतना है। लेकिन अगर मैं वेन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, वाइडर ल्यूमन कंपेयर टू आर्टरी। वाइडर ल्यूमन है मतलब कि स्पेस कितना है, ज़्यादा स्पेस है, तो वाइडर ल्यूमन। अभी मैंने बोला था कि ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर की तरफ, दूर ले जाती है, कैरी, ठीक है, ब्लड को क्या करती है, दूर की तरफ लेके जाती है। लेकिन ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। कैसा ब्लड लेके जाती है, कैरी ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये एक ऐसी आर्टरी है जिसको कैसा ब्लड लेके जाना चाहिए था, आर्टरी है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक और लिख सकते हैं, एंड उम्बिलिकल आर्टरी, रहने दो मत लिखो, कैरी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। वेन क्या करती है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कैरी ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अभी जब हम आगे सर्कुलेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें समझ में आएगा कैसे, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। इनमें क्या है, वॉल्व्स एब्सेंट होती हैं, वॉल्व
एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ वॉल्व प्रेजेंट होती है वेन्स के अंदर, वॉल्व प्रेजेंट। जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं भाई? ब्लड प्रेशर हम ऑलवेज मेजर करते हैं किसके अंदर? आर्टरी के अंदर। तो क्या मैं लिख लूँ? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेजर इन आर्टरी, मेजर इन आर्टरी। ठीक बात है इतनी? मतलब कि मैं ब्लड प्रेशर को ऐसे रिलेट कर सकती हूँ, बीपी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज। मतलब कि जितनी ज़्यादा एज होती जाएगी उतना ज़्यादा बीपी होते जाएगा। ऐसा ही कुछ। तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि हार्ट बीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एज के। या मैं ये बोलूँ बीपी इंक्रीज विद एडवांसिंग एज, और हार्ट बीट को क्या बोल सकती हूँ मैं? हार्ट बीट डिक्रीज विद एडवांसिंग एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हार्ट बीट कम होती जाती है। तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ बीपी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट बीट। बोल सकती हूँ नहीं बोल सकती हूँ? इसको बोलते हैं मैरीज लॉ। कौन सा लॉ? मैरीज लॉ। ठीक है। तो बेसिकली जो हार्ट बीट है वो किस पे डिपेंड करती है? ये सारे पॉइंट्स हमने कहाँ लिखे हैं? आर्टरीज वाले के अंदर लिखे। ठीक है। तो जो हार्ट बीट डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी। जो ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी होती है उस पर डिपेंड करती है हार्ट बीट। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना कम प्रेशर होगा। मतलब मोर इलास्टिसिटी देन प्रेशर डिक्रीज। देखो आर्टरीज या आर्टरी आर मोर इलास्टिक एंड विद एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है विद एडवांसिंग एज आर्टरीज कैसी होती हैं? इलास्टिक होती हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये कैसी हो जाती हैं? रिजिड हो जाती हैं। बिकम मोर रिजिड। ठीक है, ज़्यादा रिजिड होती जाती हैं। या फिर ये कह सकती हूँ मैं लॉस इलास्टिसिटी जो है इनकी लॉस हो जाती है। तो अगर ये सब कंडीशन हो रही है कि मतलब एज के साथ साथ क्या हो रहा है? इलास्टिसिटी इनकी लूज़ होती जा रही है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि बीपी इंक्रीज हो जाएगा एडवांसिंग एज के साथ? अभी तो बताया पीछे, बीपी इंक्रीज विद एडवांसिंग एज। जब वो इलास्टिसिटी की कैपेसिटी उनकी लूज हो जाएगी तो बीपी तो बढ़ना ही है, एडवांसिंग एज। ठीक है। लेकिन जो अभी मैंने लॉ बताया था एक, हार्ट बीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीपी या बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट बीट, तो ये एक कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता। दिस लॉ इज नॉट अप्लाई इन स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज, है ना? दो कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होता, स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज कंडीशन।
ऐसा क्यों? देखो क्यों, बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेस में क्या होता है, एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होगा, है ना। ये क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है, विच इंक्रीज बीपी एंड हार्ट बीट। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा, बीपी और हार्ट बीट दोनों बढ़ेंगे। तो अभी तो हम इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे थे, हार्ट बीट बढ़ेगी, बीपी घटेगा। अभी क्या है, दोनों कंडीशन एक साथ बढ़ रही हैं, तो बीपी भी बढ़ रहा है और हार्ट बीट भी बढ़ रहा है। और ऐसे ही अभी तो स्ट्रेस की कंडीशन देखी, लेकिन अगर एक्सरसाइज की बात करें, और इन एक्सरसाइज इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सरसाइज कंडीशन में थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। थायरॉक्सिन, कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज। ठीक है, ये क्या करता है, विच इंक्रीज बीपी एंड हार्ट बीट। ठीक है, दोनों के दोनों कंडीशन में क्या है, बीपी भी बढ़ रहा है और हार्ट बीट भी बढ़ रहा है। तो ये वाला लॉ, हार्ट बीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बीपी के, ये वाला लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, नॉट अप्लाई इन स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज कंडीशन। बस इतनी बात याद रखनी है कि ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, स्ट्रेस और एक्सरसाइज कंडीशन में नहीं एप्लीकेबल होता। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ हार्मोन जो है, जैसे स्ट्रेस में एड्रेनालिन हार्मोन है, वो क्या करता है, हार्ट बीट और बीपी दोनों को बढ़ा देता है। और एक्सरसाइज कंडीशन में थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, बीपी और हार्ट बीट दोनों को ही बढ़ा देता है। ठीक है, तो जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आर्टरी कैसी होती है, डीप सिटेड, अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है हमारे, तुमने देखा होगा मसल्स के नीचे वगैरह, हर जगह मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज आर डीप सिटेड, आर्टरीज आर डीप सिटेड एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़ के। जैसे एग्जाम्पल है लाइक रेडियल आर्टरी, कौन सी, रेडियल आर्टरी। ठीक है, ये रेडियल आर्टरी कहाँ मिलती है, आया हुआ क्वेश्चन है भाई, फाउंड इन रिस्ट। रेडियल आर्टरी कहाँ मिलती है, कलाई, है ना, हाथ में देखा होगा तुमने ऊपर की तरफ। कहाँ मिलती है आर्टरी, रेडियल आर्टरी, रिस्ट में। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हुई आर्टरी की। अब अगर मैं वेन में आ जाती हूँ वापस, तो वेन में क्या है, वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। वेन के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फिर से, है ना। वहाँ पे क्या है, वॉल्व प्रेजेंट होती है। मैंने भी बताया था कि वेन में ब्लड इतनी आसानी से नहीं जाता, कैसे जाता है, वॉच पॉकेट वॉल्व। तो बेसिकली क्या बात है, वहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है। तो वॉल्व कौन सी प्रेजेंट है, वॉच पॉकेट वॉल्व, या फिर एंड सेमी ल्यूनार। ये हम जब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे ना पूरा, वहाँ पे पढ़ेंगे सेमी ल्यूनार वॉल्व। तो ये वॉच पॉकेट वॉल्व और सेमी ल्यूनार वॉल्व कहाँ प्रेजेंट हैं, वेन्स के अंदर। अच्छा, ये प्रेजेंट क्यों होती हैं, वॉल्व प्रेजेंट क्यों होती हैं, ब्लैक फ्लो को जो पीछे की तरफ, ताकि खून वापस ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, अब जो ब्लड प्रेशर जो है, वो हमेशा हम क्या करते होते हैं, आर्टरी में मेजर कर रहे होते हैं। तो ब्लड प्रेशर वेन्स में कितना होता है, ब्लड प्रेशर इन वेन 0, कितना होता है, 0। अब कंडीशन ये वाली बात भी तो है कि अगर वेन में ब्लड प्रेशर 0 है, तो फिर वही बात है कि भाई ब्लड ऊपर जाएगा कैसे, ब्लड ऊपर जाएगा वॉल्व की मदद से। ठीक है, जो वॉल्व इनके अंदर प्रेजेंट हैं उनकी मदद से क्या होगा, जर्क के थ्रू वॉल्व के थ्रू क्या होगा, ब्लड ऊपर जाएगा। हमने देखा होगा कि फोर्सेस वगैरह में भी कुछ लोग अटेंशन पोजीशन में खड़े हो रहे होते हैं,
तो वहाँ पे भी उनको बोल दिया जाता है कि अगर तुम इस अटेंशन पोजीशन में खड़े हो तो वहाँ पर तुम अपने मतलब कोई ना कोई बॉडी पार्ट को मूव करते रहना ताकि ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारा कंटिन्यूटी में रहे, वरना तो लोग क्या है चक्कर खा के गिर जाते हैं, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ऐसे डाउन हो जाता है तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। देखो, ब्लड प्रेशर इन वेन गिवन बाय, या फिर किसकी वजह से होता है, वेन ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी, ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो एक्टिविटीज़ होती है मसल्स की, ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, और इसको हम ब्रीदिंग मूवमेंट भी देख लेते हैं, ब्रीदिंग मूवमेंट। ठीक, तो ये सारी कंडीशंस के बारे में पढ़ी हमने आर्टरीज और वेन्स के बीच में। इनके बीच में डिफरेंस पता लग गया है, आर्टरीज कैसी होती है, वेन्स कैसी होती है, सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ठीक है, अभी पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से आर्टरीज और वेन्स। तो यहाँ पे देखो, आर्टरी में हमने क्या पढ़ा कि अवे फ्रॉम दी हार्ट, और ये क्या करती है, कैरी करती है ब्लड को हार्ट की तरफ। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस क्या हैं, नीचे की तरफ। बाकी सारी कंडीशंस क्लियर हैं। ठीक है, ये हमने आर्टरीज और वेन्स सब पढ़ लिया है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे हार्ट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हार्ट से। ठीक है, तो जो ना हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा वो होगा हार्ट। थोड़ा सा देख के आना। ठीक है, अगली क्लास में हार्ट के बारे में थोड़ा सा देख के आना, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमने पहली क्लासेस में कराया था रिवीजन, उसका रिवीजन किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पहले करा दी हैं। ब्लड के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, प्लाज्मा क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आज की क्लास हमने जो स्टार्ट करी थी वो स्टार्ट करी थी हमने प्लेटलेट से। कहाँ से स्टार्ट करी थी, प्लेटलेट से। ठीक है, ओके, तो प्लेटलेट्स के बारे में हमने सारा पढ़ा दिया था आज। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट स्मॉलेस्ट होती हैं, 1.5 से 3 लाख के आसपास ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट में जो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो सेल फ्रेगमेंट बनते हैं वही डिटैच होके क्या बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं। ठीक है, इनकी शेप कैसी बताई थी, राउंडेड और ओवल बताई थी। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने क्या देखा कि नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो थ्रोम्बोसाइट्स होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। और ये क्या है, इनके पास कुछ सेल ऑर्गेनेली होती है, सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पेशल सेल से बनते हैं जिनका नाम होता है मेगा कैरियोसाइटिक सेल। कौन सी सेल, मेगा कैरियोसाइटिक सेल्स। ठीक है, मेगा कैरियोसाइटिक सेल से बनते हैं। तो मेगा कैरियोसाइटिक सेल भी कहाँ से बनती है, रेड बोन मैरो से। उनकी वजह से क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये प्रोसेस होके प्लेटलेट्स डिटैच हो जाती है, सेल फ्रेगमेंट्स टूट जाते हैं वहाँ से, और इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स अगर बढ़ जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, घट जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऐसी एक कंडीशन जिसका नाम डेंगू। डेंगू में हम देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब कि प्लेटलेट काउंट घट जाता है। अगर प्लेटलेट काउंट घट जाए तो क्या होता है, पर्पल पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं स्किन पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, परप्यूरा। क्या बोलते हैं, परप्यूरा। एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है इसका, 6 से 8 दिन का होता है। अब ये क्या है, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ब्लड क्लोटिंग के अंदर। जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करती हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, फिर देखो ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर एक थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है जिसको हम फैक्टर 3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, फैक्टर 3, जो किस में हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। फिर हमने दोबारा से यहाँ पे रिवीजन किया ब्लड के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं, कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सबसे पहली बार बिगिंस कहाँ हुआ था, एनेलिडा के अंदर, जो कि उसके अंदर कैसा सिस्टम पाया गया था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिला था। उसका एग्जाम्पल अर्थफॉर्म, एक्सेप्ट लीच। एनेलिडा में एक्सेप्शन था लीच। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दो तरीके का, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। डू नॉट कंटेन ब्लड वेसल। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल नहीं होते, और क्या है, जो ब्लड फ्लो करता है वो ओपन चैनल्स के थ्रू फ्लो करते हैं, जिनको हमने क्या बोला, लेक्यूने और साइनस। इसके एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा, हेमिकोडेटा, मोलस्का या फिर लीच।
लीच क्या है? एनालिडा। लेकिन फिर भी एक्सेप्शन था, तो हमने किसके अंदर रखा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रखा। फिर इसके बाद देखो ब्लड सर्कुलेटरी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो कहाँ करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। इसके एग्जांपल है एनालिडा, कोर्डेटा और मोलस्का। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि मेन ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। देखा हार्ट से जाती हुई जो ऑक्सीजन को लेके जाती है वो आर्टा, सबसे बड़ी वेसल। फिर उसके बाद आर्टरी, आर्टीरियोल, मेटार्टीरियल, छोटे की तरफ, मतलब कि बढ़ते से घटते क्रम की तरफ। फिर हमने देखा कि आर्टरीज और देखो आर्टरीज और वेन्स को जो जोड़ती है वो कौन होती है? कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी। इन दोनों के बीच का कनेक्शन कौन है? कैपिलरी। ठीक है, ये वाली बात याद रखना, आर्टरीज और वेन्स के बीच का कनेक्शन कैपिलरी। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि ब्लड वेसल की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना केवा और लार्जेस्ट आर्टरी डोर्सल आर्टा। फिर आर्टरी और वेन के बीच का डिफरेंस देखा। आर्टरी क्या करती हैं? ब्लड को हमेशा दूर लेके जाती हैं हार्ट से, और वेन ब्लड के पास लेके जाती हैं। 3 लेयर होती है इनमें, पहली आउटर वाली एक्सटर्ना, मीडिया, और इंटरना अंदर वाली, मीडिया बीच वाली। ठीक है, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, देखो यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना यहाँ पे थिन है, मतलब कि लेस डेवलप है। ट्यूनिका मीडिया देखो यहाँ पे, और इंटरना, दोनों के दोनों क्या है? मोर डेवलप है। ऐसे ही यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना ज़्यादा डेवलप है कंपेयर टू ट्यूनिका इंटरना और मीडिया के। ठीक है, देखो इसके पास जो आर्टरी के पास है, ल्यूमेन कैसा होता है? जो स्पेस होता है अंदर का वो कैसा होता है? नैरो होता है। लेकिन जो वेसल वेन्स होती है उनके पास क्या है? वाइडर ल्यूमेन होता है। इसके पास देखो इसका डायमीटर बड़ा है। ठीक है, यहाँ क्या है कि जो आर्टरीज होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। यहाँ पे वॉल्व एब्सेंट होते हैं। वॉल्व क्या है? यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, किसमें? आर्टरीज में। लेकिन यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। कौन से? वॉच पॉकेट वॉल्व, ये मैंने आगे बताया है। ठीक है, वॉच पॉकेट वॉल्व। ठीक है, अब अगर हम आर्टरी के अंदर सारी चीज़ें देखते हैं, पहले ब्लड प्रेशर यहाँ पे मेजर होता है आर्टरी के अंदर। ठीक है, मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं। बीपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज होता है। हार्ट बीट एज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एज के साथ साथ क्या होता है? बीपी बढ़ता है और हार्ट बीट घटती है। तो उसको क्या बोला? मैरिज लो। लेकिन ये एक कंडीशन में नहीं लगता, कहाँ पे? जब एक्सरसाइज की कंडीशन हो या फिर स्ट्रेस वाली कंडीशन हो। ठीक है, एक्सरसाइज और स्ट्रेस की कंडीशन में मैंने ये वाले लॉ एप्लीकेबल नहीं किया है। यहाँ पे क्या है? हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है? वो किस पे डिपेंड करती है? इलास्टिसिटी पे। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना प्रेशर, यहाँ पे देखो कम बताया है। ठीक है, देन प्रेशर डिक्रीज, मतलब कि जितना मोर इलास्टिसिटी देन प्रेशर डिक्रीज। अब क्या है? आर्टरी ज़्यादा इलास्टिक होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो क्या होगी? उसकी जो, ऐसे समझो जैसे सर्दी में पाइप, ये कोई पाइप है, ठीक है, और पाइप क्या होता है? सर्दी में सिकुड़ जाता है, एकदम टाइट हो जाता है, रिजिड। तो क्या है? पानी बहुत प्रेशर से आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है, तो मतलब ऐसा समझो कि बीपी एकदम से इंक्रीज़ हो रहा है। ये कोई ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड वेसल है आर्टरी, और बीपी इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या है? यहाँ पे इलास्टिसिटी लॉस कर देती है। इलास्टिसिटी लॉस तो बीपी इंक्रीज, तो एडवांसिंग एज के साथ क्या होगा? बीपी बढ़ेगा। अब मैंने बताया था कि ये लॉ स्ट्रेस और एक्सरसाइज वाली कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर अप कर लेना। नेक्स्ट मैंने बताया कि आर्टरीज जो है डीप सीटेड होती है, मतलब कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, मसल्स के अंदर, नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है, जैसे कुछ आर्टरी ऐसी होती है जो डीप सीटेड नहीं होती हैं। उनका एग्जांपल रेडियल आर्टरी, जो कहाँ मिलती है? रिस्ट के अंदर मिलती है। ठीक है, अब मैं फिर से वेन पर आ गई। अभी सारी बात मैंने किसके बारे में करी थी? अभी आर्टरीज के बारे में। ठीक है, अब अगर मैं वेन पे आ जाऊँ फिर से, तो वॉल प्रेजेंट होती है, वॉच पॉकेट और सेमिल्यूनार वॉल। ठीक है, लेकिन ये वॉल प्रेजेंट क्यों होती है? टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, प्रिवेंट नहीं है, प्रिवेंट है। अब बीपी हम मेजर करते हैं किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर। लेकिन बीपी वेन के अंदर क्या होता है? ज़ीरो।
बीपी इन वेन ड्यू टू द मस्कुलर एक्टिविटी, होता क्यों है? मस्कुलर एक्टिविटीज़ की वजह से। ये मैं बता चुकी हूँ कि अगर कोई अटेंशन पोजीशन में खड़ा है तो उसको बोल दिया जाता है पहले से ही कि तुम अपना मूवमेंट करते रहना, जिसकी वजह से तुमको चक्कर वगैरह ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम जो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के आना ह्यूमन हार्ट, ठीक है। आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।